अगर तो आप भी पाकिस्तान के ऐसे शहरी हैं जिसके पावे और रेफरेंस इतने नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आपने कंसिडर ना किया तो गॉड फॉरबिड आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जो मेरे साथ इस्लामाबाद शहर में हुआ। आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी, ना आपका केस एफआईए हैंडल करेगा। एंड नंबर 4, जिस मेंटल टॉर्चर से आपको गुजरना पड़ेगा दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन टू द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सो आई हाईली सजेस्ट यू टू स्टे ट्यून्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर वीडियो ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। इस वीडियो को मैं 4 पोर्शंस में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले विल गिव यू द पर्पस ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू पीपल कैन डिसाइड वेदर टू वॉच द फुल वीडियो और नॉट। इसको स्किप करना है तो फिर आप स्किप कर लीजिएगा। दूसरे में फिर मैं बैकग्राउंड दूंगा थोड़ा सा जो स्कैम और फ्रॉड मेरे साथ हुआ, और उसी के साथ हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि पुलिस के साथ जो मेरा इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या की टेक अवेज हैं या लर्निंग्स हैं फॉर यू पीपल, तो जिससे ताकि आप लोग भी सीख सकें। सो लेट्स डिस्कस द पर्पस ऑफ द वीडियो। इंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ वेरी सिंपल, टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस जो मेरे साथ फ्रॉड और स्कैम हुआ इन नवंबर 2022, सो दैट बाकी लोग उससे कुछ सीख सकें और उनके साथ वो चीज़ ना हो जो मेरे साथ फाइनेंशियली और मेंटली हुई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस वीडियो से फेमस हो जाऊंगा या फिर इस वीडियो बनाने की वजह से आप लोगों को फ्रॉड शायद ना हो और या फिर मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे रिकवर हो जाएगी। ये सब आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती हैं और बीइंग मुस्लिम हमें ये बिलीफ होना चाहिए कि आजमाइश अल्लाह की तरफ से ही आती हैं। हमें सिर्फ अपने कुछ अक्ली तकाज़े हैं जिनको पूरा करना चाहिए। जो लोग फ्रॉड करते हैं उनको एक्सपोज करना है, उनको कॉन्फिडेंस को तोड़ना है ताकि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कम से कम हो सकें। मेरी इस वीडियो की वजह से कुछ लोगों का नुकसान अगर बच जाएगा और मुझे कुछ लोगों की दुआएं मिल जाएंगी, दैट्स व्हाट आई वांट, और यही मुझे बस चाहिए। ओके, सो लेट्स कम टू द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रॉड और स्कैम जो मेरे साथ हुआ। हर बंदा आजकल के दौर में चाहता है कि उसकी सेविंग्स कुछ इंक्रीज़ हों और कुछ इनकम जनरेट हो जिससे वो बेहतर तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जिसके लिए मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल थी, उससे मैंने एक गाड़ी एलेंट्रा बाय कर ली और इस उम्मीद के साथ कि इसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो प्राइस भी बढ़ जाएगी और गाड़ी यूज में भी आ जाएगी, इस्तेमाल भी होती रहेगी। इसी दौरान मेरे फेसबुक पेज पे एक एडवर्टीजमेंट आई पिट स्टॉप रेंटल एंड सोल्यूशन के नाम से कि टू रेंट योर कार एट एन अट्रैक्टिव रेट। तो मैंने सोचा लेट्स एक्सप्लोर दैट कंपनी और मैंने उनके ओनर हारिस अली से रब्ता किया और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस इनवाइट किया जो कि गुलबर्ग में वाक़ है। उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और काफ़ी सारे सवाल जवाब मैंने उनसे पूछे। मेरे टाइम की कुछ कमी की वजह से मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे वो सवाल जवाब यहाँ पे मेंशन नहीं करने चाहिए, तो वक्त मिला तो फिर किसी और दिन वीडियो बना के इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने उस वक्त उनसे क्या क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग की। समहाउ मैं इतना कन्विंस ना हो सका उनसे डिस्कशन के बाद और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी गाड़ी उनको रेंट पे नहीं देता हूँ। और फिर इसी दौरान मैंने उनके फेसबुक पेज को और थोड़ा एक्सप्लोर किया तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी इनके साथ रेंट पे दी हुई है और दे आर वेरी सेटिस्फाइड एंड रिलायबल। तो मैंने उनके साथ फ़ोन पे भी रब्ता किया उन कस्टमर्स के साथ एंड वो काफ़ी नेक मालूम हुए और काफ़ी नेक लोग भी थे एंड दे वर वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम लास्ट 1 ईयर उनके साथ उन्होंने उनको गाड़ी रेंट पे दी हुई थी। तो मैंने प्रोसीड नहीं किया, लेकिन मीनवाइल वो मुझे और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सेंड करता रहा। एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक और गाड़ी से ही रिलेटेड थी कि ब्रिटिश एम्बेसी को उन्होंने गाड़ी देनी है और सोनाटा गाड़ी थी हुंडई की। उन्होंने कहा कि मैंने उसकी डाउन पेमेंट कंपनी को की हुई है हुंडई वालों को, और अगर कोई मुझे उसकी रिमेनिंग पेमेंट दे देता है अराउंड 20 लाख तो मैं गाड़ी मुझे मिल जाएगी और हम उसको सोनाटा को दे देंगे कंपनी ब्रिटिश एम्बेसी वालों को। तो उसमें आप 20 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको 5 लाख का प्रॉफिट विद इन 2 मंथ्स दे दूँगा। मैंने वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अपने एक ऑफिस कुलीग के साथ शेयर की और उन्होंने डायरेक्ट हारिस अली से कांटेक्ट किया और इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी। क्योंकि मैं खुद उनके साथ इतना इंटरेस्टेड नहीं था हारिस अली के साथ, क्योंकि मैं इतना कन्विंस नहीं था, बट समहाउ माय ऑफिस कुलीग गॉट कन्विंस्ड और उन्होंने उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर लिया हारिस अली के साथ। विद इन 2 मंथ्स उनको उनका प्रॉफिट विद इन्वेस्टमेंट अमाउंट उनको वापस मिल गई एंड जिसने मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया कि बंदा वाकई रिलायबल है। कुछ लोगों ने पहले भी फेसबुक पेज पे कहा था और अब तो मेरा ऑफिस कुलीग का भी एक एक्सपीरियंस हो गया उसके साथ। तो फिर मीनवाइल जब उन्होंने फिर दोबारा मुझसे रब्ता किया तो मैंने कहा कि अब मैं भी अपनी गाड़ी रेंट पे उनको दे देता हूँ एंड वी गॉट एन एग्रीमेंट फॉर 1 ईयर कि मैं अपनी गाड़ी उनको रेंट पे दे दूँ।
2 दिन गुजरने के बाद ही हारिस अली ने मुझसे दोबारा रब्ता किया और मुझसे कहा कि ये गाड़ी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है और वो मुझसे बाई करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये गाड़ी आपने कितने में बाई की थी, तो मैंने गाड़ी उस वक्त 49 लाख में बाई की थी। सो ये ऑफर्ड मी कि मैं आपको 50 लाख रुपीज़ उसके दे देता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार 1 महीने के अंदर मुझे 1 लाख रुपीज़ वापस मिल रहे हैं, तो वाई नॉट टू सेल द कार। तो मैं उससे एग्री कर गया। यहाँ से उसको ये आइडिया हो गया कि मुझे मंथली इनकम की शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और गाड़ी सेल करने में भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे मुझे दोबारा रब्ता किया और मुझसे कहा कि व्हाट इफ़ आई इन्वेस्ट दिस कार इन हिज बिजनेस, तो वो मुझे विद इन 1.5 मंथ इसका 62 लाख रुपीज़ दे देंगे। अब मेरे माइंड में कैलकुलेशन जो थी वो इस तरह से थी कि गाड़ी की प्राइसेस बढ़ने वाली थी और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि गाड़ी की प्राइस 55 लाख से या 5 लाख रुपए बढ़ने वाली, मार्केट में कुछ इस तरह के रूमर्स थे। तो उसके बाद मुझे 7 लाख से यानी कि प्लस करके 62 लाख अगर मिलते हैं तो ये बड़ी अच्छी डील होगी 1.5 मंथ में। तो आई एग्री टू हिज प्रपोजल और मैंने कहा कि ठीक है, आप अपने बिजनेस में इसको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे ड्राफ्ट एग्रीमेंट शेयर कर दें ताकि मैं उस एग्रीमेंट को रीड आउट कर लूँ। जब ड्राफ्ट एग्रीमेंट उन्होंने मेरे साथ शेयर किया तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सारी नॉर्मल थी। सिर्फ एक कंडीशन में थोड़ा सा मुझे रिस्क लगा और मैंने उनसे डिस्कशन की कि पॉइंट को हम रिमूव नहीं कर सकते, जिसमें था कि मुझे उनको देना पड़ेगा, अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड देना पड़ेगा और अपनी सारी ओरिजिनल कीज़ उनको देनी पड़ेंगी। जिसमें मैंने उनसे कहा कि ये पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए इसी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उन्होंने भी आगे इन्वेस्ट करना है। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया। मैंने 1 हफ़्ते से तकरीबन उसके पास मेरी गाड़ी मौजूद थी, तो मरोवतन मैंने उस डील को एग्री कर लिया कि 1 हफ़्ता हो गया, मैं उसे क्या वापस मांगूंगा, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था उस डील को एग्री। तो यहाँ पे आके एक मुझसे मिस्टेक हुई और मैंने उसे एग्री कर लिया टू प्रोसीड विद द ट्रांजैक्शन। वक्त गुजरता रहा फिर और मेरा हारिस अली से रब्ता भी रहा और वो मुझसे मुलाकातें भी करता रहा इन बिटवीन। जब वक्त मेचोरिटी के ऊपर आया तो मैंने उस मेचोरिटी के टाइम उससे बात की कि टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया 1.5 मंथ, तो अब आप मेरी इन्वेस्टमेंट प्लीज़ पे बैक कर दें। तो उन्होंने मुझसे एक तकरीबन 1 वीक का ग्रेस पीरियड मांगा और जब ग्रेस पीरियड कंप्लीट हुआ तो मैंने उनसे दोबारा उनको फॉलो की अपनी पेमेंट। तो उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा यही कहा कि मुझे 1-2 दिन का और टाइम लेना। मैंने उनको फिर अपने घर बुला के काफ़ी प्रेशराइज़ किया कि अब आपको मुझे पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने मुझसे 48 घंटे का टाइम मांगा। तो उस 48 घंटे गुजरने के बाद मैंने उनसे जब दोबारा रब्ता किया तो उनका एक मैसेज आया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पेमेंट जो है वो रेडी हो चुकी हुई है और मैं लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा हूँ, तो शाम को मैं आपकी पेमेंट वापस कर दूँगा। तो उस शाम के बाद से उनका मोबाइल जो है वो ऑफ़ हो गया और ना उनसे कोई कम्युनिकेशन हुई और ना और किसी किस्म का रब्ता हो सका। जब हारिस अली का मोबाइल नंबर बन जा रहा था और उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था तो मैंने उनका ऑफिस विज़िट किया गुलबर्ग में और आसपास के लोगों से पूछा, पता किया, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ये ऑफ़िस काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है और ये ऑफ़िस तो बल्कि ओपन ही कभी कभी होता है। तो मेरा शक कुछ बढ़ गया, शक व शुबहात और बढ़ गए कि मोबाइल भी बंद है और वहाँ पे मिल भी नहीं रहा। तो मैंने उन बंदों से रब्ता किया जो कि जिनसे मैं पहले रब्ता कर चुका था और जो हारिस अली के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर चुके थे। तो उनका भी यही सेम फीडबैक था कि उनका भी रब्ता नहीं हो पा रहा और उनके भी कुछ पैसे उन्होंने नहीं दिए कुछ अर्से से। उसके बाद हम सब इकट्ठे बैठे, मैंने सबको इकट्ठा किया, जो मेरे उनके साथ सर्कल में हारिस अली के साथ इन्वेस्टर्स थे उनके साथ उनको मैंने इकट्ठा किया और उन सब का यही ओपिनियन था कि उनका मोबाइल काफ़ी दिनों से नहीं मिल पा रहा है और हमें भी वो पेमेंट नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन थी कि हम जाके पुलिस में रिपोर्ट करवाएं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें उसके खिलाफ ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट से कवर कर सकें। चूँकि हमारी सारी डील गुलबर्ग में हुई थी और गुलबर्ग के ही अंदर हमारा सारा स्टाम्प पेपर और एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो हमें थाना कुराल लगता था, तो इस वजह से हमने कुराल पुलिस स्टेशन को विज़िट किया। और जब हमने वहाँ विज़िट किया तो पुलिस ने हमें एप्लीकेशन लिखने का कहा कि आप टू लॉन्च एन FIR फर्स्ट यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। और उस एप्लीकेशन में हमने सारा बैकग्राउंड लिखा कि हमारी गाड़ी इस तरह जो है वो एक बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के तहत उनके पास गई है और उसको रिकवर किया जाए। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई और एक दिन के बाद जब पुलिस ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया तो मैंने उनसे दोबारा फॉलो अप किया कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है। तो उन्होंने कहा कि किसने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी। तो जिस बंदे ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी तो उन्होंने कहा कि वो बंदा तो वो वहाँ पे सस्पेंड हो चुका हुआ है। मैंने आई हैड टू री राइट द एप्लीकेशन और दोबारा उसको सबमिट की मैंने। और फिर एक दिन गुजरने के बाद जब मैंने दोबारा रब्ता किया कि क्या स्टेटस है ऑन द एप्लीकेशन, क्या FIR
से पहले जो SOP बनती है क्या वो लग गई है या नहीं लगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि आपका केस जो स्टाम्प पेपर है वो स्टाम्प पेपर ऑल दो आपका एग्रीमेंट और सारी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट जो हुई है वो गुलबर्ग में हुई है, बट स्टाम्प पेपर हैज़ बीन इशूड फ्रॉम F8। तो जब आपका F8 से स्टाम्प पेपर इशू हुआ है तो आपका केस मागला पुलिस F8 दिखेगी। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि फिर उतना ही टाइम वेस्ट हुआ। खैर हमने F8 मारगला पुलिस स्टेशन विज़िट किया और वहाँ पे भी एप्लीकेशन सबमिट की। तो एप्लीकेशन उन्होंने उसी टाइम रिजेक्ट कर दी कि आपकी तो सारी ट्रांजैक्शन चूँकि गुलबर्ग में हुई है तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नहीं होगी। तो वी बिकेम सैंडविच, ना F8 मारगला पुलिस में हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, ना फिर कोराल पुलिस स्टेशन में। तो मेरे किसी जानने वाले ने मुझे बताया कि यूजुअली इस तरह की FIR जो हैं वो पुलिस रिलक्टेंट होती हैं रजिस्टर करने के लिए, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए आप ऐसा करें कि आप जो है जो आपको चेक मिला हुआ था पोस्ट डेटेड चेक 62 लाख का, आप उसको बाउंस करवा लें बैंक से और उसकी बेसिस पे FIR बाउंस चेक की आपकी रजिस्टर हो जाएगी पुलिस में। लेकिन वो भी कुछ पैसे थे कि वो भी इतनी आसानी से नहीं होती। तो मैंने वही किया और दैट वाज द लास्ट ऑप्शन फॉर मी। तो मैंने बाउंस चेक की बेसिस पे एटलीस्ट एक FIR फिर रजिस्टर करवाई। उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ा। FIR रजिस्टर होने के बाद मैंने अपने एंड पे भी काफ़ी सारी कोशिश की कि मुझे कहीं पे वो गाड़ी नज़र आ जाए। तो मुझे गाड़ी जो है वो फाइनली कुछ एफ़र्ट्स के बाद G9 में नज़र आई। तो मैंने 15 की और 15 जब मैंने की तो उस पर भी मुझे कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि जो आपकी बाउंस चेक की FIR है इस बेसिस पे गाड़ी रिकवर नहीं होती है। तो दैट वेंट ऑल इन वेन एज वेल। मेरे सामने मेरी गाड़ी मौजूद थी और मैं उसको रिकवर नहीं करवा सका था, चूँकि वो बायोमेट्रिक भी मैंने उसको दिया हुआ था और ऑल दो गाड़ी मेरे नाम पे ही थी अभी। बट इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बीच में और बहुत सारी बातें थी। उसको स्किप करते हुए मैं आगे चलता हूँ। और उसके बाद मैंने FIA में भी अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करवाई और उनका भी वही फीडबैक आया कि ये केस FIA एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये पुलिस केस ही बनता है। और पुलिस वाले क्या कर रहे थे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद अब मैं सबरी और कंक्लूजन की तरफ ही जाऊँगा। मैं गाड़ी अभी तक अपनी रिकवर नहीं कर सका हूँ, दैट्स गॉन मनी। और रिकवरी FIR या फ्रॉड की कोई FIR दर्ज नहीं हो सकी, सिर्फ बाउंस चेक की है जिसकी सज़ा सिर्फ 3 साल होती है और वो 3 साल में भी वो बेलेबल होती है। वो तो अब समरी की तरफ जाते हैं और की टेक अवेज की तरफ, और ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि इससे मेरे क्या लर्निंग और एक्सपीरियंस रहे। सो हियर आर द सम फ्यू टेक अवेज की लर्निंग्स। सबसे पहले ये कि आप कभी भी फेसबुक से एडवर्टीजमेंट वगैरह दे के डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के लिए जंप इन ना करें। मेक श्योर करें कि आपका कोई जानने वाला कोई सर्कल में उसको जानता हो जिस बंदे के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और ये भी इंश्योर करें कि वो कहीं रह के घर पे तो नहीं रहता, कहीं रिसेंटली मूव ना हुआ हो। सेकेंडली आई वुड से कि इंश्योर करें कि जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करें वो एक कंपनी हो और SCCP से रजिस्टर्ड हो। थर्ड आई वुड से कि स्टाम्प पेपर करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जिस तरह कि मेरे साथ भी हुआ और मैंने वो चीज़ इग्नोर की कि आपकी जहाँ पे डील हो रही है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है वहीं से स्टाम्प पेपर इशू हो। ये ना हो कि स्टाम्प पेपर किसी और इलाके से इशू हो, वरना उसी तरह की कन्फ्यूजन रहेगी कि कौन सी पुलिस आपका केस एक्सेप्ट करेगी। नंबर 4, पोस्ट डेटेड चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो आप ज़रूर लें उनसे, क्योंकि उसकी बेसिस पे आपकी FIR लॉन्च हो जाती है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हारिस अली जिसने मेरे साथ स्कैम फ्रॉड किया वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इश्तहारी हो जाए, क्योंकि पुलिस तो पता नहीं उसको या हमारे इंस्टीट्यूशन उसको कब इश्तहारी करेंगे। मैंने उसकी ID कार्ड की कॉपी भी यहाँ पे अटैच की हुई है, और जो भी मेरा स्टाम्प पेपर था उसको भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, सो दैट यू पीपल कैन आइडेंटिफाई हिम एंड मेक श्योर कि अगर वो आप लोगों को कभी टकराए तो आप लोग कभी उसके साथ इन्वेस्टमेंट ना करें। आई एम श्योर कि ये वीडियो से मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात शायद फेस करनी पड़ेंगी बाय ऑल मीन्स। बस मेरे पास यही एक प्लेटफॉर्म था जिससे मैं कुछ ऑल मुझे लोगों ने मना किया था कि मैं वीडियो ये ना बनाऊँ, बट मेरी ये पर्सनल ख्वाहिश थी, सिर्फ ये मेरी अपनी थी कि यार मुझे अंदर से एक चीज़ थी कि यार नहीं, मुझे लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, ताकि हारिस अली जैसे लोगों के साथ फ्रॉड ना कर सकें। और यहीं पे मैं अब अपनी वीडियो एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।